नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज एक बेहद ही दिलचस्प टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे हम लोग। और ये आज के टाइम पे इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट भी हो जा रहा है टॉपिक। और थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, टॉपिक का नाम है कि क्या भारत चीन के रिश्ते अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि ये अगर यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस लिहाज से देखा जाए तो जीएस पेपर 3, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्री, उनके साथ संबंधों और उन पे चर्चा, इस पे लगातार जो है सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद इसको जनरल अवेयरनेस पर्पस से भी लोग सामान्य पब्लिक एक जागरूकता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल अवेयरनेस के पर्पज़ से जान सकती है कि देश के बॉर्डर एरियाज़ पे या देश में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप अपने अपने हिसाब से इस लेक्चर को जो है ले सकते हैं, और बदले में अगर जिनको आंसर लिखना है, क्वेश्चन आंसर राइटिंग करनी है, वो क्वेश्चन को लिख सकते हैं। और नहीं तो आप अपनी राय, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग अपनी राय इंडिपेंडेंट हैं। जैसे कि सेना पे बॉर्डर की सुरक्षा, देश की सुरक्षा सेना मिलिट्री करती है, ऐसे हम सब भी, आप सब भी एक जो है सैनिक हैं, जो कि जो है देश को आगे बढ़ाने का, देश का विचार रखने का काम करते हैं। तो आप वीडियो के अंत में अपनी राय प्रकट करिए। अपनी राय स्वतंत्र हैं, रख सकते हैं कि क्या ये जेन्युइन है टॉपिक और क्या क्या उपाय हो सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन अगर आपको लिखना है तो आप ये क्वेश्चन ले सकते हैं कि क्या गलवान घाटी घटना के बाद से भारत चीन के रिश्ते आज तक सामान्य नहीं हो पाए हैं, और इस दिशा में गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, या और इनोवेटिव क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि रिलेशनशिप इम्प्रूव किया जा सके, और बायलैटरल टाइज को डिफरेंट सेक्टर में, कल्चर, इकोनॉमी, मिलिट्री, बॉर्डर एग्रीमेंट, आईटी एंड टेक्नोलॉजी, तो हर सेक्टर में रिश्तों को जो है एक नई दिशा में ले जा सके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि अब इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले बेसिक्स एक बार देख लेते हैं। हाल ही में गलवान घाटी भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें दोनों पक्षों को भारी जानमाल का नुकसान का सामना करना पड़ा। ध्यातव्य है कि गलवान घाटी वर्ष 1962 से ही दोनों देशों के बीच तनाव का एक विषय बना हुआ है। 1962 वार आप लोग को पता ही होगा, जिसमें कि भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था, और अक्साई चीन एरिया, जो कि आज के समय चीन द्वारा ऑक्यूपाइड है। तो उसमें, और उसके बाद फिर चीन के विदेश मंत्रालय, जो अभी घटना हुई तो उस पर है, और ये डेट है कि जो गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ था, तो 15 जून 2020 को ये घटना घटी थी, जिसमें कि भारत के 15 जो है सैनिक मारे गए थे। और उधर के अभी भी चीन ऑफिशियल डाटा नहीं दिखाया कि राउंड फिगर में लोग बताते हैं इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा कि 40, ये सब तो एक नंबर है, बस हमें समझना है कि इंसिडेंट क्या हुआ था। तो दोस्तों, जैसे इसमें है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में दावा किया कि संपूर्ण गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के चीनी पक्ष पर स्थित है, और इसलिए यह चीन का हिस्सा है। LOC तो भारत पाकिस्तान के बीच में है, वो तो अलग है। और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको कहते हैं, ये भारत और चीन के बीच में है। वहीं भारत ने चीन के इस दावे को अतिरंजित और असमर्थनीय बताया है। कहाँ है गलवान घाटी? गलवान घाटी का एक बार मैप देख ले, समझ लेते हैं कि क्या है। तो पहले मैं मैप से दोस्तों देखते हैं, उसके बाद फिर जो है, जैसे ये आप देखिए यहाँ पे, ये जो नया मैप भारत सरकार ने 2019 के बाद से जारी किया है, आर्टिकल 370 के रिमूव होने के बाद, तो उसमें पहले पूरा जम्मू कश्मीर था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया इन्होंने। ये एक लद्दाख ऊपर का एरिया बन गया, और नीचे जो है जम्मू कश्मीर। और ये लद्दाख आप लोग देख लीजिए कि एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से सीमा साझा करता है। लद्दाख में ही ये गलवान वैली है, और गलवान वैली
अक्साई चीन और पूर्व में मतलब ये लद्दाख के बीच में स्थित है। और ये इंसिडेंट मतलब गलवान घाटी में ही हुआ था। ये ज्योग्राफी के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है मतलब वन लाइनर में कि कैसे जो है उसमें उसका पोजीशन कहाँ है। तो गलवान घाटी सामान्यतः उस भूमि को संदर्भित करती है जो गलवान नदी गलवान रिवर के पास मौजूद पहाड़ियों के बीच स्थित है। गलवान नदी का स्रोत चीन की ओर अक्साई चीन में मौजूद है और आगे चलकर यह भारत की श्योक नदी से मिलती है। ध्यातव्य है कि यह घाटी पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच स्थित है, जिसके कारण यह रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए 1962 से चीन की नज़र इस पे है। इसका पूर्वी हिस्सा चीन के जिनजियांग तिब्बत मार्ग से काफ़ी नज़दीक है, जिसे G219 राजमार्ग कहा जाता है। मतलब वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के बारे में बता रहे हैं कि एक प्रकार की सीमांकन रेखा है जो भारत नियंत्रण क्षेत्र और चीनी नियंत्रण क्षेत्र को एक दूसरे से अलग करती है। जहां एक और भारत का मानता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी की लंबाई लगभग 3440 किलोमीटर है, वहीं चीन इस रेखा को तकरीबन 2000 किलोमीटर लंबा मानता है। यहाँ भी मतलब एक झोल करके बैठे हैं लोग। चीन का दावा है, ध्यातव्य है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी गलवान घाटी और श्योक नदी के संगम के पूर्व में स्थित है, जिस पर भारत और चीन दोनों हाल के वर्षों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। 15 जून 2020 को दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने बताया कि डेट क्या थी वो गलवान इंसिडेंट वाली। 15 जून 2020 को हुई हिंसक झड़प में के बाद चीन ने दावा किया है कि संपूर्ण गलवान घाटी चीन के नियंत्रण क्षेत्र में आती है। इनका बस चले तो पूरा भारत ही बोल दे। गौरतलब है कि बीते महीनों से चीन गलवान घाटी और श्योक नदी के संगम तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के बीच के क्षेत्र में भारत के सड़क निर्माण गतिविधियों पर आपत्ति जता रहा था। भारत ने चीन के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। वही अपना कुछ करें, डेवलपमेंट करें तो अपने क्षेत्र मतलब अपने क्षेत्र में कोई दूसरा करे तो वही मिर्ची लगती है। चीन के लगभग सभी मानचित्रों में संपूर्ण गलवान घाटी को चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र का हिस्सा दिखाया जाता है। मानचित्र के आधार पर क्षेत्र का निर्धारण। विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों देशों के मानचित्र के आधार पर इस विवाद को सुलझाना काफ़ी जटिल कार्य है, क्योंकि दोनों के मानचित्र डिफर है ना। चीन अपने हिसाब से अपने तरीके का मानचित्र बताता है, बहुत सारा एरिया उसमें दिखाता है। वो तो अरुणाचल प्रदेश को भी अपना बताता है और भारत के हिसाब से अपना वर्जन है। तो इसलिए थोड़ा सा जटिल कार्य तो है ये सुलझाना। जानकारों के अनुसार 1956 का मानचित्र दोनों देशों के बीच सीमा का एकदम सही निर्धारण करता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 1956 मानचित्र संपूर्ण गलवान घाटी को भारत के एक हिस्से के रूप में प्रदर्शित करता है। हालांकि जून 1960 में चीन ने गलवान घाटी पर अपनी संप्रभुता का दावा करते हुए एक नया मानचित्र प्रस्तुत किया, जिसमें गलवान घाटी को चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। इसके पश्चात नवंबर 1962 में एक नया मानचित्र जिसमें संपूर्ण गलवान घाटी पर दावा प्रस्तुत किया गया, किंतु इसके बाद चीन की सरकार द्वारा जारी किए गए नक्शों में गलवान नदी के पश्चिमी सिरे को चीन के हिस्से के रूप में नहीं दिखाया गया। शी जिनपिंग तीसरी बार बने चीन के नेता, लेकिन मोदी ने बधाई क्यों नहीं दी बधाई। दोस्तों अब ये तो बेसिक्स था कि क्या मतलब रिसेंट में क्या 1962 एक मेजर वार था, तब से मतलब एक स्टेलमेट का पोजीशन था। हालांकि कोई परमानेंट एग्रीमेंट अभी भी नहीं है दोनों देश के बीच में। उसके बाद ये 15 जून को हुआ, जिसमें मतलब कुछ मौतें हुई इंसिडेंट, और तब से लेके अभी भी रिश्ते वैसे ही चल रहा है। और ये जो मैंने हेडिंग लगाया हुआ है कि क्या अभी तक रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं हो पाए हैं, तो दोस्तों एक तो ये है कि जो 15 जून 2020 को घटना घटी, उसके बाद से अभी भी वार्ता चल रही है। कोई एक प्रॉपर आपसी जो है बराबर की बात पे नहीं पहुंच पाए हैं। और ये जो एक इसको अगर लाइन को देखें कि जो तीसरी बार वो मतलब बने, तो मोदी ने बधाई नहीं दी, तो एक कहीं ना कहीं नाराजगी दोनों नेताओं के बीच चल रही है। और वो वही है कि रिश्तों को ही उजागर करता है। शी जिनपिंग तीसरी बार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए हैं। शी जिनपिंग और भी शक्तिशाली होकर उभरे हैं। चीन में उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनपिंग को बधाई नहीं दी है। जिनपिंग द्वारा जब दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे तब मोदी जी ने बधाई दी थी। मई 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन
के सैनिकों के बीच झड़प हुई तब से ही रिश्तों में तनाव है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले महीने उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में एक ही छत के नीचे अन्य नेताओं के साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवाई थी। वो एक दूसरे के चंद फीट के फासले पर खड़े थे, लेकिन उनके बीच दूरी लंबी थी। इतने करीब आने के बावजूद उन्होंने ना तो हाथ मिलाया और ना ही एक दूसरे की उपस्थिति का ऐसा नोटिस लिया जो सार्वजनिक तौर पर जाहिर किया जाता है। दोस्तों, ये फ़ोटो मैं आपको यहाँ दिखा देना चाहता हूँ। ये SCO की मतलब शंघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है उसकी फ़ोटो है। और ये हर साल लगभग ऑर्गेनाइज की जाती है मीटिंग, जिसमें कि ईरान भी अभी जुड़ने वाला है। तो ये तब की फ़ोटो है दोस्तों। उस मीटिंग में ये देख सकते हैं जैसे पाकिस्तान और रसिया ये सब उसके सदस्य देश हैं। तो उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें भी नाराज़गी देखी मतलब साफ साफ देखी जा सकती है। वही जिस क्वेश्चन को हम चर्चा कर रहे हैं, मेन जो इस टॉपिक का मतलब क्रक्स है कि क्या जेन्युइन अभी तक रिश्ते वैसे ही हैं और दोनों ओर से क्या उतनी ही तलखी है मतलब। तो देखते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई थी वह एक दूसरे से चंद मतलब, और उसके बाद यहाँ पे जाहिर होता है ऐसा नोटिस किया गया जो सार्वजनिक तौर पर जाहिर होता है। सिंगापुर स्थित चीनी मूल के पत्रकार सन सी का मानना है कि दोनों नेताओं के बीच समस्या यह है कि पहल कौन करेगा, या ये कहें कि किसकी आंखें पहले झपकेंगी। BBC हिंदी से बातचीत में वह कहते हैं कि 2020 में गलवान घाटी में सीमा संघर्ष से पहले के समय वाली अपनी दोस्ती को फिर से शुरू करने के लिए पहला कदम कौन उठाएगा। दोनों नेताओं के बीच यही सबसे बड़ा सवाल है। जैसा कि हमने हाल ही में SCO के शिखर सम्मेलन में देखा, ये काफ़ी निराशाजनक था। वह एक दूसरे से नहीं मिले। राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब पहले से अधिक शक्तिशाली बताए जा रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उनका कद अब शायद चीन के महान नेता देंग सियाओपिंग से बड़ा हो चुका है। हाल ही में उन्हें रिकॉर्ड तीसरी बार अगले 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में फिर से चुन लिया गया है। विश्लेषकों का कहना है कि वो पहले से अधिक शक्तिशाली बनकर उभरे हैं और वो एक लंबे अरसे तक के लिए सत्ता में बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब पहले से अधिक शक्तिशाली बताए जा रहे हैं। तो हाल ही में उन्हें रिकॉर्ड तीसरी बार 5 साल के लिए मतलब मिला है। तो भारत के प्रधानमंत्री उन्हें बधाई नहीं दी इस बार, और 5 साल पहले उन्होंने जब तो बधाई मिली थी। वही यहाँ पे चर्चा बता रहे हैं। सिचुआन विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के प्रोफेसर वांग इनसोंग ने BBC इंटरव्यू में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी को चीन में अच्छी तरह से नहीं देखा जा रहा है। वह कहते हैं कि राष्ट्रपति शी के फिर से चुने जाने पर PM मोदी की चुप्पी ने खतरनाक संकेत दिया है। दोनों देशों के बीच विवादों और टकरावों को उजागर करता है ये, और हमारे आपसी हितों की संभावनाओं को काफ़ी कमज़ोर करता है। सच कहूँ तो PM मोदी की चुप्पी दोनों देशों के बीच मतभेदों को दूर करने और हल करने में कोई अच्छी भूमिका नहीं निभाती है। प्रोफेसर वांग इनसोंग यह भी कहते हैं कि यहाँ यह स्वीकार करना चाहिए कि जून 2020 से द्विपक्षीय संबंधों की नींव गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। शीर्ष नेताओं ने सार्थक बातचीत में शामिल होने की चाहत खो दी है। शीर्ष नेताओं की भागीदारी के अभाव में रिश्तों में अधिक कठिन होता जा रहा है। दोस्तों, उसके बाद अब यहाँ पे 2020 से वही सब बातें हैं। अब इसमें देखते हैं आगे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। ये दोस्तों ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, मतलब चीनी मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर फैजल अहमद के मुताबिक राष्ट्रपति शी के फिर से चुने जाने से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध बेहतर हो जाएंगे। साल 2021 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $125 अरब से अधिक था, जो 2020 की तुलना में लगभग $40 अरब से ज़्यादा था। डॉक्टर फैजल अहमद कहते हैं भारत चीन आर्थिक संबंध बेहतर होंगे और द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होना तय है। ग्लोबल वैल्यू चेन में पारस्परिक भागीदारी और पारस्परिक निवेश से भारत और चीन के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही भारत के नए ट्रेड डील्स और क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी में चीन का होना और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक प्रगतिशील समझौते
में शामिल होने में चीन की दिलचस्पी दिखाना, ये सब देखते हुए ये देखना ज़रूरी होगा कि भारत और चीन लंबी अवधि में एक दूसरे के लिए व्यापार के अवसर बनाते हैं या इसे डाइवर्ट करते हैं। रिश्ते सुधारने में पहल क्यों करें, वो पहले ही देख चुके हैं दोस्तों। और ये एक यहाँ पे है कि जैसे ऐसे एक इंसिडेंट जैसे यहाँ पे हुआ, गलवान इंसिडेंट हुआ, तो डोकलाम जो कि सिक्किम में चुम्बी वैली पड़ता है, सिक्किम और भूटान के ज्वाइंट उस पर, तो वो घटना हुई थी। डोकलाम में भी ऐसी ही झड़प हुई थी, तो वहाँ पे मतलब आपसी बातचीत से, औपचारिक बातचीत से ही सलूशन निकाल लिया गया था और रिश्ते फिर से बहाल हो गए थे। भारत को जो है वो कहते हैं, मुझे लगता है कि भारत थोड़ा सा मैत्रीपूर्ण भाव दिखा सकता है, तो वही सब है कि मतलब कैसे क्या है, हमें जो देखना है कि मतलब ये दोस्तों शायद यह बड़ा अवसर होगा कि जिसके पहले दोनों देशों से रिश्ते सुधरने लगे। जैसा कि चीनी पत्रकार सन सी कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि जब भारत अगले साल के शिखर सम्मेलन के लिए एससीओ की अध्यक्षता ग्रहण करता है तो सी के प्रति दोस्तों ये सब आप लोग दे सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा एक स्टैटिक्स आंकड़ों पे बात करते हैं इस पर कि एक तो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, एक बेसिक से देखा कि बेसिक क्या है कि कहाँ से, उससे पहले लगभग 15 जून 2020 से पहले रिश्ते ऑलमोस्ट मतलब ठीक लेवल पे चल रहे थे। और उसके बाद मतलब बीच में जब 15 जून 2020 की घटना घटी, उसके बाद से रिश्ते मतलब थोड़े से जो है मतलब दूसरी डायरेक्शन में मुड़े। अब दोस्तों इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव हो सकते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब मैं यहाँ पे एक और जो है जिक्र करना चाहूँगा कि अब अभी एक रिपोर्ट आई थी कि उसमें जो आज के समय जो लद्दाख की स्थिति है, वहाँ पे रिश्ते जेन्युइन नॉर्मलाइज नहीं है। मिलिट्री चप्पे चप्पे पे तैनात है बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। वहाँ की पब्लिक और आम जनता से भी बातचीत में मतलब जाना गया, तो अभी भी जो है वहाँ तनावपूर्ण माहौल है कि मतलब जैसे जंग जैसी स्थिति। 50,000 से अब सैनिक तो लद्दाख में ही तैनात हैं दोस्तों। अब अगर हम देखें कि क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, तो एक तो जो है ये बातचीत का तो देखिए मतलब जैसे ब्रिक्स मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, ऐसे कौन कौन से मंच हैं जहाँ पे भारत चीन सीधे सीधे मिल सकते हैं और बातचीत मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक तो ब्रिक्स हो गया दोस्तों, इसमें मतलब दोनों देश शामिल हैं और दोनों देश मतलब इसकी भी हर साल मीटिंग होती है। और एक हमने एससीओ देखा, एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, तो एक यहाँ पे मिलते हैं। और RCIP करके है, रशिया चाइना इंडिया करके फोरम। तो ये भी इसमें मतलब रसिया चाइना और ये एससीओ में भी रसिया चाइना और ब्रिक्स में भी, तो कहीं ना कहीं मतलब बातचीत करने के लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, रसिया की भी हेल्प ले सकते हैं। रसिया एक ऐसा देश है कि जिससे भारत और चीन दोनों के अच्छे रिश्ते हैं। अब दोस्तों एक वही है कि एक मतलब फेमस व्यक्ति हैं सोनम वांगचुक, उन्होंने मतलब एक वीडियो डाला था। और ये हुआ तो वैसे फैक्चुअल ये डाटा है कि क्या है इसमें मतलब, तो बात वही चल रही कि अगर इस दिशा में मतलब देश हम लोग आगे बढ़ें तो मतलब जो है तो थोड़ा सा एक तुलना हम देख सकते हैं कि जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों देशों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जीडीपी में देखें तो $3.2 ट्रिलियन भारत की जीडीपी है आज के टाइम पे, और चीन 16 ट्रिलियन पे है मतलब, तो काफ़ी डिफरेंस है, वो काफ़ी आगे है। मिलिट्री बजट देखें तो $67 बिलियन भारत इस समय है खर्च करता है अपने मिलिट्री पे, और चीन वहीं $293 बिलियन। तो एक बहुत ह्यूमंगस दोस्तों डिफरेंस है। वो फिर मतलब वही आ जाता है बात की ना, मतलब कि कैसे अब निर्यात पे थोड़ा देख लें तो $3354 बिलियन भारत निर्यात करता है, वहीं $3.36 ट्रिलियन, तो यहाँ भी काफ़ी मतलब डिफरेंस है। और निर्यात इधर आयात देखें तो $4437 बिलियन भारत आयात करता है, और $2.06 ट्रिलियन चीन जो है। अब दोस्तों अब इन दोनों में तो आयात निर्यात में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक चीज़ यहाँ पे देख लेना ठीक होगा कि चीन का इसमें मतलब
वो तो खरीदना बेचना तो एक व्यापार का मतलब नियम ही है, पर व्यापार घाटा चीन का कम है। चीन बेचता ज़्यादा है, वो खरीदता कम है। बल्कि अपने यहाँ क्या है कि हम लोग खरीद ज़्यादा रहे, जिससे कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो करेंसी है उसकी भी वैल्यू ऐसे घट रही है। या आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं कि निर्यात तो 3354 बिलियन डॉलर हो रहा है, बल्कि आयात हम ज़्यादा कर रहे हैं। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि आयात सबसे ज़्यादा हम चाइना से ही कर रहे हैं। तो एक उसका अलग ही लेवल पे है अभी। इस मतलब फाइनेंशियल ईयर में देखें तो लगभग 100 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है दोनों देशों के बीच में वो पार कर चुका है। पर मतलब ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा है कि लगभग 70-80 जो है बिलियन डॉलर का तो हम लोग केवल इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट जो है तो वही है कि मतलब ट्रेड डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों ये अब यही है कि ये मेजर्स हम लोग जो है, एक तो ये डिफरेंस यहाँ पे कंक्लूड करते हुए बता सकते हैं। और उसके बाद अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे थोड़ा सा मतलब वो कर सकते हैं, चल मतलब एक नज़र। और साथ साथ ये डाटा वहाँ पे काम आएगा कि इतना डिफरेंस है, इतना एक तरीके से जो है वीकनेस है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये सब भी जब टेबल पे बैठते हैं बातचीत के लिए, रिश्तों में मतलब एक एग्रीमेंट के लिए, मतलब रिश्ते सुधारने के पर्पज से, तो ये सब भी वहाँ पे झलकता है। मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक डिफरेंस है ना। अब हम आपसी में अगर आपस में हम दोस्त ऐसे देखें तो हम चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे कि जब बराबर पे चीज़ें नहीं होती तो दिक्कत आती है। देश कर क्या रहा है इस दिशा में। तो दोस्तों जब से मतलब वर्तमान गवर्नमेंट को अगर देखें तो बहुत तेज़ी से मतलब काम गवर्नमेंट अपने स्तर पे जैसे कर रही है कि जैसे अगर हम सबसे पहले बॉर्डर एरिया पे देखें तो बॉर्डर एरिया पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, और मतलब लद्दाख में नए जो है एयरपोर्ट का निर्माण, नए जो मतलब एयर स्ट्रिप का निर्माण। तो जो वहाँ पे बुनी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मतलब बिल्कुल वहाँ पे एक तरीके से बहुत कम था, उसमें तेज़ी आई है। और लगातार जो है उस पर जैसे ये लद्दाख का एरिया हो गया, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब वगैरह, तो BRO बिल्कुल एक्टिवली काम कर रहा है। अब उसके बाद अगर जो है ये इकोनॉमिकल पर्पस से देखें तो मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप, और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, नेट कनेक्टिविटी के लिए मतलब चलाया जा रहा है कि जो ग्राम पंचायतों और लोकल जो है उसको जोड़ने के लिए कि पूरे देश को नेट के जाल से जोड़ना। फिर अब देश के अंदर जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रेलवे कनेक्टिविटी और सब सारी चीज़ें जो उसमें रेल, रोड और एयर। और फिर ये सागरमाला, भारतमाला, दो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। और सागरमाला समुद्र के बंदरगाह का सुदृढ़ीकरण है, और भारतमाला रोड और रेल एयर है। तो दोस्तों ये सब देश के अंदर जो है इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए किए जा रहे हैं। अब जैसे इसमें फिर आयात निर्यात आ जाएगा, और मतलब जो है GDP, ये सारे इसी से रिलेट कर रहे हैं और सारे ये इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो जब हम अपने आंसर लिखेंगे तो हम ये सब जो है पॉइंट वहाँ कंक्लूड कर सकते हैं, डाल सकते हैं आराम से कि ये इंसिडेंट हुआ था। वो फिर मतलब इतना दोनों देशों के बीच में ऐसे ऐसे उसके स्टैटिक्स हैं, और गवर्नमेंट ये मेजर ले रही है। और मेक इन इंडिया तो अब लगभग जब स्टार्ट हुआ था 2015 का ये जो है वो है स्कीम है। अब धीरे धीरे इसका दिख रहा है मतलब नए नए स्टार्टअप्स जो है निकल रहे हैं। और मेक इन इंडिया की ही देन है कि आज के टाइम पे एप्पल जैसी जो है बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही हैं, असेंबल कर रही हैं। और मेक इन इंडिया ही एक ऐसा मुझे लगता है कि है बूम, जो मतलब इसी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भारत थोड़ा सा मतलब डाउन था इसमें, क्योंकि अभी सर्विस सेक्टर आप देखो तो वहाँ पे मतलब अच्छा कर रहा है। तो नो डाउट मतलब अपने आंसर्स को मतलब डाइवर्सिफाई, मतलब आप डिफरेंट वे में मतलब, और अवेयरनेस के पर्पज़ से भी अपना जो दायरा है वो चौमुखी विकास जो कहते हैं ना कि इंसान का होना चाहिए, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है। तो मिलते हैं दोस्तों मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मतलब
जो है देखते रहिए और जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।